औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक होगा मीनिंग, नेचर, नीड एंड स्कोप ऑफ रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर अच्छा होगा और आपको पसंद भी आएगा। तो सबसे पहले रिसर्च की डेफिनेशन, मैंने दो डेफिनेशन ली हैं। पहली है रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड स्टडी कैरिड आउट विद द गोल ऑफ एडवांसिंग नॉलेज। पहली तो ये आप देखें कि ये पहली डेफिनेशन है, और दूसरी मेरी अपनी डेफिनेशन है जो कि तकरीबन सेम है इस किस्म के, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी ये चीज ज्यादा की है कि रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एंड टेक्निकल कलेक्शन। वहां पे उसने सिस्टमेटिक प्रोसेस लिखा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नहीं, ये सिस्टमेटिक भी है एज वेल एज टेक्निकल भी है। ऑफ रिक्विजिट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी ऑब्जेक्ट, बिहेवियर, बिलीफ, परफॉर्मेंस और अदर कंसील्ड फैक्ट्स दैट नीड टू बी एक्सप्लोर्ड। देखिए, रिसर्च है क्या? रिसर्च वो है कि आपसे कोई छुपी चीज है, आपको कुछ पता नहीं है, कोई फैक्ट है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी इंसान के, एनिमल के बिहेवियर के बारे में, किसी बिलीफ के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी हो सकती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी हो सकती है, या अदर कंसील्ड फैक्ट्स, वो फैक्ट्स जो आपसे छुपे हुए हैं एंड दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर, कि उसकी जरूरत है कि वो एक्सप्लोर कर दिए जाए। अगर जरूरत नहीं है तो फिर रिसर्च होती नहीं है। तो इसलिए कि ये जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि एक रिसर्च की एक डेफिनेशन भी है, ये भी है कि नोन टुवर्ड्स अननोन, यानी जो आप नहीं जानते उसके बारे में जान जाना। तो इसलिए जो पहली डेफिनेशन है उसमें भी ये कहते हैं कि सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड स्टडी कैरिड आउट विद द गोल। क्या मेन गोल क्या है? ऑफ एडवांसिंग नॉलेज, के आपकी इल्म में इजाफा हो जाए, जो चीज आप नहीं जानते वो जान जाए। तो आई होप कि इस डेफिनेशन से आप लोगों को रिसर्च की बेसिक चीज का मालूम हो गया होगा कि व्हाट इज बेसिकली रिसर्च इज। रिसर्च ये नहीं है, रिसर्च जैसे इसको कहते हैं कि दोबारा इसको सर्च करना, ये भी एक ठीक चीज है। लेकिन जब भी आप प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं, जब भी आप किसी रिसर्च थीसिस पे काम करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो आपको मालूम नहीं है वो चीज, या आपका कोई हाइपोथेसिस है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये ऐसा है कि नहीं है। तो दो चीजें हैं, या तो आपने उसमें रिसर्च क्वेश्चन देने हैं जो आप बिल्कुल ही नहीं जानते, या अगर कोई थोड़ी बहुत नो हाउ है किसी के बारे में, तो वहां पे हाइपोथेसिस बनाएंगे और अपने हाइपोथेसिस को चेक करेंगे। नेक्स्ट, नेचर क्या है? देखें, रिसर्च के नेचर जो है वो उसमें क्वेश्चनिंग है, कि आप क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि व्हाई डू वी प्ले स्पोर्ट्स, हम स्पोर्ट्स क्यों खेलते हैं? तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ उसकी फिजिकल कंपोनेंट्स है, फिजिकल डेवलपमेंट है, कुछ इमोशनल डेवलपमेंट है, कुछ सोशल डेवलपमेंट है, कुछ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, वो तमाम चीजें। फिर इसके बाद हम स्पोर्ट्स से, वो रिसर्च के जरिए हम नो करते हैं, न्यू करते हैं, जान जाते हैं जो हम नहीं जानते कि स्पोर्ट्स हम क्यों खेलते हैं। तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मोटोज होते हैं स्पोर्ट्स को खेलने के लिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो रिसर्च में क्वेश्चन रेस किया जाता है। या आप देखते हैं, हाउ डज अ गुड प्लेयर बिकम एन एथलीट, एलीट एथलीट। एलीट प्लेयर कैसे बनेगा, कि एक अच्छा प्लेयर जो है वो एलीट लेवल पे कैसे पहुंचे। तो उसके लिए क्या सिस्टम अपनाया जाएगा, क्या तरीका अपनाया जाएगा, क्या कोचिंग होगी, क्या उसकी ट्रेनिंग होगी, क्या उसकी जो ट्रेनिंग पीरियड है, जो पीरियडाइजेशन है या सिस्टमाइजेशन है, या जितने भी कंपोनेंट्स हैं ट्रेनिंग के, वो तमाम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। वो कब होगा? जब आप रिसर्च, एक गुड अच्छी रिसर्च जो बेसिकली आपको एक ऐसा मवाद फराम करे, एक ऐसी नो हाउ फराम करे, उसके जरिए हो सकती। या तीसरी, आप इसमें एक और क्वेश्चन भी है कि हाउ यूजफुल इज एन एक्सरसाइज इन कम्बेटिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी। यानी बच्चे जब ओबेस होते हैं तो वो उसके लिए एक्सरसाइज की क्या, कितनी जरूरत है, कैसे एक्सरसाइज के जरिए वो कम्बेट कर सकते हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी को। तो इस किस्म के क्वेश्चन का आंसर जब आप देते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अब आपने जो आंसर आपका सेटिस्फाइड हो गया, आप जान गए हैं कि इस तरीके से किया जाएगा, तो उसको हम कहते हैं कि रिसर्च। नेक्स्ट, रिसर्च इज वाइटल टू अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ।
जैसे मैंने पहले कहा, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, तमाम एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स के उसको आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसलिए रिसर्च वाइटल है, ये जरूरी है। एक्सरसाइज एंड हेल्थ, एंड इट इज ओनली थ्रू रिसर्च दैट क्वेश्चन सच एज दिस कैन बी आंसर्ड। ये तमाम जितने भी ये ऊपर क्वेश्चन हमने दे दिए हैं, ये ऐसे ही इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। थ्रू रिसर्च आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है। आप ऐसे ही स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें कि भाई ये जो स्पोर्ट्स है ये चाइल्डहुड ओबेसिटी को कम्बैट करते हैं, कैसे करती है, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द लिंक्स, कि इसके जरिए कि हम एक्सरसाइज अगर हम कर दें, कौन से एक्सरसाइज, कितना एक्सरसाइज, किस टाइम पे एक्सरसाइज, क्या उसके साथ डाइट को कंट्रोल करना है कि नहीं करना, तमाम वो क्वेश्चन है कि जो रिसर्च बेस है। जब आप उसको रिसर्च के जरिए आंसर करेंगे तो वो एथेंटिक हो जाएगा। तो एथेंटिक चीज जो है, फिर आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं, कि किसी भी बच्चे को लेके उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वाकई जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरा एक्सरसाइज है, जो मेरा प्रोटोकॉल है, वो सफिशिएंट है, वो इस चाइल्डहुड ओबेसिटी को कंट्रोल करता है या नहीं करता। तो ये तमाम चीजें जो है ये रिसर्च प्रोसेस के जरिए। Sports and exercise scientists are playing a significant role within society, often leading the way with development in the sports performance and health. देखिए, स्पोर्ट्स साइंसेज, एक्सरसाइज साइंसेज तो हमेशा से इसका सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि जब बीइंग ए फिजिकल एजुकेशनल, बीइंग ए एक्सरसाइज साइंस साइंटिस्ट या स्पोर्ट्स साइंसेज, हम ही वो लोग हैं जो इन चीजों को जानते हैं, जो कि इंसान की बिहेवियर को, उसकी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी को, उसके सिस्टम को हम जानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा होता है कि क्या सिस्टम है, कैसे वो डेवलप किया जाता है, कितने मसल्स हैं, कौन सा मसल्स कैसे डेवलप किया जाता है, कौन सी उसके लिए एक्सरसाइज है। तो ये एक पूरी साइंस है जो कि एक्सरसाइज साइंटिस्ट या स्पोर्ट्स साइंसेज उसमें सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहे हैं, और हमेशा इसके बारे में ये सोचते रहते हैं कि कैसे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और हेल्थ साइंसेज डेवलप्ड होगा, हेल्थ प्रमोट कैसे होगी सोसाइटी में, और स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस कैसे इन्हांस होगी। तो ये 24/7 इनका काम यही होता है, स्पोर्ट्स साइंस साइंटिस्ट का और एक्सरसाइज साइंटिस्ट का, कि वो नए नए तरीके ढूंढे कि कैसे हम हेल्थ को प्रमोट करें, कैसे हम स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को डेवलप करें, प्रमोट करें। However, to say at the forefront of applied work and provide the highest quality of series to client, you need to base your advice on a sound knowledge base. जब भी आप अप्लाइड वर्क है, चूंकि आप किसी को भी एडवाइस कर रहे हैं अपने क्लाइंट को कि ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल करेगा, या कोई हमारे पास आते हैं कि भाई मेरे सांस फूल रही है, मेरे जनाब हाथों में दर्द है या टांगों में दर्द है, तो वो तमाम चीजें आप अगर रिकमेंड करते हैं, उसको एडवाइस करते हैं, तो वो आपकी एक साउंड नॉलेज बेस आपकी चाहिए, यानी आपके पास इतनी साउंड नॉलेज हो कि वो आप रिकमेंड करते हैं, आप एडवाइस करते हैं। दिस कैन ओनली बी डेवलप्ड थ्रू हाई क्वालिटी रिसर्च। इस किस्म की जो एक्सपर्टीज आप में आएगी, वो किस तरीके से आएगी? वो आएगी हाई क्वालिटी रिसर्च के जरिए, कि जब आपकी रिसर्च की क्वालिटी हाई होती है, आप इतनी रिसर्च की होती है, आपने इतनी स्टडी की होती है, और उस स्टडी की बेस पे, उस रिसर्च की बेस पे आप एडवाइस कर सकते हैं कि किस तरह आप अपने क्लाइंट को खुश कर सकते हैं, उसकी उसकी सेटिस्फेक्शन जो सेटिस्फाइड कर सकते हैं, और जो आप एडवाइस दें वो आपकी रिसर्च बेस हो, और रिलायबल हो, और वैलिड हो। तो ये आगे भी ये चीजें आएंगी, आप देखेंगे क्या चीज है आगे। तो नीड एंड स्कोप ऑफ रिसर्च, इसकी जरूरत क्या है और इसका स्कोप क्या है, रिसर्च रिसर्च की नीड क्या है और जरूरत क्या है। व्हाट इज अ गुड रिसर्च, ये एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज अ गुड रिसर्च, एक अच्छी रिसर्च क्या है, जिसमें एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च क्या है, कि कौन कौन से क्राइटेरिया है, एसेंशियल क्राइटेरिया जो आपकी रिसर्च को एक अच्छी रिसर्च बनाते हैं। तो गुड रिसर्च शुड क्वालिफाई द फॉलोइंग एसेंशियल, ये क्राइटेरिया है कि आप कभी भी कहते हैं कि ये एक अच्छी रिसर्च, तो वो क्राइटेरिया मैंने नीचे दिया हुआ है, आप इसको देखें कि इसमें पहला जो क्राइटेरिया है एक अच्छी रिसर्च का, वो है क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट। देखें,
जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो आपकी जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च स्टडी है, दैट शुड बी क्लियरली डिफाइंड कि आपका मकसद क्या है इस रिसर्च को करने के। अगर वो मकसद आप नहीं बयान कर सकते, वो ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर नहीं होंगे, तो ये एक अच्छी रिसर्च नहीं होगी। आपने आमतौर पर देखा होगा कि बहुत सी रिसर्च में ऑब्जेक्टिव्स होते ही नहीं। तो मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि आप किस बेस पे रिसर्च कर रहे हैं कि आपके ऑब्जेक्ट। मैंने एक पीएचडी की रिसर्च भी इस तरह देखी, आजकल माशाल्लाह से वो डॉक्टर भी हैं, कि उनके ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। तो आई वाज अस्टनिश्ड, आई वाज सरप्राइज्ड के हाउ इट कैन बी अ गुड रिसर्च, हाउ कैन वुड बी दिस इज कॉल्ड रिसर्च और एक पीएचडी थीसिस। तो if the objectives of the research are well defined, then there would be a clear roadmap in front of you to follow. अगर आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइंड हैं कि भाई ये जो मेरे रिजर्व ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बिल्कुल क्लियर है, तो वो क्या करते हैं, वो एक रोड मैप आपको देखते हैं कि आप इस रास्ते पे जाएं और वहां पे आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। It helps the researcher to determine the type of data required to conduct the research efficiently. दूसरी जो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं, जो एक अच्छे ऑब्जेक्टिव आप बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस आपकी रिसर्च होगी, तो वो आपको क्या चीज रिसर्चर को हेल्प करती है, वो ये हेल्प करती है कि आपको मालूम हो जाता है, आप डिटरमिन करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ डाटा यू रिक्वायर्ड, कि आप अपनी रिसर्च को एफिशिएंटली कर सके, इफेक्टिवली कर सके। क्या कौन सा डेटा आपको रिक्वायर होगा, कितना डेटा रिक्वायर होगा। जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आपको मालूम होगा कि कहाँ से मैंने डेटा लेना है, कितना डेटा लेना है, कितना सफिशिएंट होगा और कब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जब आप उस ऑब्जेक्टिव का आंसर आपके पास आ जाए, उसका एक जवाब आ जाएगा आपके पास, जो आप चाहते हैं, जो आपका मकसद है, वो जब वो पूरा हो जाएगा, और कैसे पूरा होगा, कितना डेटा चाहिए, कहाँ से डेटा चाहिए और कितना सफिशिएंट होगा वो डेटा, वो तमाम बातें आपके क्लियर ऑब्जेक्टिव जब आप डिफाइन करते हैं उसमें आपको मिल जाए। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है एथिकली कंडक्ट। एथिक्स क्या है? एथिक्स, रिसर्च की कुछ अपनी एथिक्स है, हर चीज के देखें, कोड ऑफ एथिक्स है आपके, लाइफ ऑफ कोड ऑफ एथिक्स है लाइफ के, और इसी तरह रिसर्च के भी कुछ कोड हैं, कुछ एथिक्स है। A researcher should consider ethical standard while conducting research accurately. The research data and the restrictive factors should be properly scrutinized, explained, and documented to maintain a level of transparency with the readers. जितने भी आप डेटा लेते हैं, जितने भी आपके रिस्ट्रिक्टिव फैक्टर्स हैं, यानी जो आप, जिसको हम कहते हैं कि ये मेरे बियॉन्ड लिमिट था या ये मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, ये जो फैक्टर्स थे इस वजह से मैं ये डाटा नहीं ले सका, वो तमाम आप डॉक्यूमेंट करें, एक्सप्लेन करें, स्क्रूटनाइज करें, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है विद द रीडर वो आप पूरी तरीके से हक जानिब हों और उसको आप पूरे तरीके से कंडक्ट कर लें। द डेटा शुड नॉट बी अल्टर्ड टू मैच द फाइंड। अच्छा, ये भी बहुत हमारे यहाँ होता है सोशल साइंस में कि हम अपने डेटा को, अपने रिजल्ट को, अपने फाइंडिंग को मैच करने के लिए अल्टरेशन उसमें कर लेते, मॉडिफिकेशन कर लेते। जैसे बहुत से लोग जो है ना, अगर वो 4-5 क्वेश्चनियर उसने ले लिए तो उसी के बेस पे और घर में जाके वो क्वेश्चनियर फिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो अल्टर हो जाता है, उसमें अल्टरेशन आ जाती है, मॉडिफिकेशन आ जाती है। ये नहीं करना चाहिए, ये एथिक्स के खिलाफ है, ये रिसर्च के एथिक्स के खिलाफ। The results of the research study should be properly documented and the conclusion should be based on proper evidence. दो चीजें और भी, जो आपके रिसर्च की स्टडी के रिजल्ट्स हैं उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर। ये हमारे यहाँ बहुत ही लेकिंग हो रही है कि हमें पता ही नहीं कि हमारी फाइंडिंग्स क्या है, हमारी कंक्लूजन क्या है और उसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है, जो आपकी फाइंडिंग ऑफ द स्टडी है, दैट शुड बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड एंड द कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रॉपर एविडेंस। जो आप कंक्लूड कर रहे हैं वो एक प्रॉपर एविडेंस यानी एक प्रोसेस के जरिए हो। जैसे मैंने ऊपर अपनी डेफिनेशन में कहा था कि रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एंड क्या है, टेक्निकल कलेक्शन हो। जो टेक्निक आप यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर हो,
और जो सिस्टम आप यूज कर रहे हैं डाटा कलेक्शन का वो भी प्रॉपर हो, वो भी जो रूल्स है, जो प्रिवेलिंग रूल्स ऑफ रिसर्च है उसके मुताबिक। नंबर थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी रिसर्च में फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी रिसर्च इन्वॉल्व्स री एग्जामिनिंग द डाटा टिल करेक्ट फाइंडिंग्स हैव अराइव्ड, कि उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप उसको री एग्जामिन कर सकें। अगर आप की प्रोसेस में थोड़ी सी गलती हो गई है, थोड़ा सी भूल आ गई है, तो आप उसको करेक्ट कर सकें। तो वो करेक्शन जो है, क्योंकि ये री एग्जामिनिंग ऑफ द डेटा है, आप बार बार उसको री एग्जामिन करते हैं, तो इतनी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप करेक्ट फाइंडिंग तक पहुंच सके। ठीक है, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द रिसर्च अप्रोच इज फ्लेक्सिबल। रिजिड ना हो रिसर्च अप्रोच जो है, वो रिजिड ना हो कि बस टू द पॉइंट यही है, अगर इसके इधर उधर चले गए तो आपका आप अपने रिसर्च को नहीं कर सकते या आप डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। तो जो आपकी रिसर्च अप्रोच है वो फ्लेक्सिबल हो इन नेचर। किसमें? जो उसकी नेचर है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। क्या मतलब फ्लेक्सिबल इन नेचर? कि भाई अगर आप एक साइट से डेटा लेना चाहते हैं क्वेश्चन के जरिए, तो उसमें ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप अगर क्लोज फॉर्म इंटरव्यू भी करते हैं तो वो भी उसमें चल जाए। तो अगर आपको वो डेटा वहां से नहीं मिल रहा, क्वेश्चन से ज्यादा डेटा नहीं मिल सकता, रिलायबल डेटा नहीं मिल सकता, तो आप क्लोज फॉर्म इंटरव्यू पे चल जाते हैं या ऑब्जर्वेशन पे भी चल जाते हैं। तो ये जो है ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। There should always be scope to add significant data or change the existing data as per the requirement. अब इसमें हमेशा इतना स्कोप जरूर होना चाहिए कि जो आपकी सिग्निफिकेंट डेटा है, जो आपकी इंपॉर्टेंट डेटा है, उसमें थोड़ी सी अगर आप चेंज भी कर सकते हैं या उसके एग्जिस्टिंग डाटा में और डेटा भी उसमें रिक्वायरमेंट के तौर पे जो अगर रिक्वायर्ड है तो उसमें ऐड कर सकते। रिलायबिलिटी, आपकी रिसर्च जो है वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी रेफरेंस टू रिपीटेबिलिटी ऑफ द रिसर्च, कि आप उसको रिपीटेडली करें। जो आपका टूल है, जो आपका प्रोसीजर है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, उसको आप रिपीटेबली अगर दोबारा दोबारा उसको करते हैं तो वो सेम रिजल्ट आपको। ये देखें ना इसमें, द डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च स्टडी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी इन द रिसर्च। अगर आप एक जगह पे वो उसको रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं एक सैंपल पे, और दूसरे सैंपल पे उसी स्टडी के उसकी पॉपुलेशन के दूसरे सैंपल पे कर लें, तो वो आपको सेम रिजल्ट दे। रिजल्ट जो है रिसर्च की वो सिमिलैरिटी हो इसमें। रिसर्च इज कॉल्ड रिलायबल when it produce similar results from different sample drawn from the same population under similar condition and procedure। एक पॉपुलेशन है आपकी, से 1 लाख पॉपुलेशन है, उसमें से 2000 आपने सैंपल लिया है, से आप सारे केपी में अगर रिसर्च करना चाह रहे हैं तो 2 डिस्ट्रिक्ट आपने ले लिए, और वहां के जो रिजल्ट है, तो अगर आप नेक्स्ट केपी के कोई और भी 2 रिजल्ट सिमिलर कंडीशन में उसी पॉपुलेशन के थोड़ा और सैंपल लेके दोबारा रिजल्ट दें, वही आप स्टडी उस पर प्रोसीजर इस्तेमाल करें, तो आपको सेम रिजल्ट मिले, तो हम इसको कहते हैं रिलायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, a researcher may study the effects of warm-up on an athlete performance. The result of this study will be reliable if the same study on another group of students has similar outcomes. अगर ये उस टाइम रिलायबल होगी कि अगर आप देखते हैं कि वार्म अप के जो इफेक्ट हैं वो एथलीट की परफॉर्मेंस पर आप देखते हैं और वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसी तरीके से इसी रिजल्ट स्टडी को अगर आपने रिलायबल बनाना है, अगर ये रिलायबल है, तो यही स्टडी इसके दूसरी सैंपल लेके दूसरे स्टूडेंट पे आप उसी वार्म अप को इस्तेमाल करें और इसके इफेक्ट देखें कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आपके जो रिसर्च है वो रिलायबल है। कहीं पे भी आप उसको करें सिमिलर पॉपुलेशन के सैंपल पे, तो हर जगह वो आपको सिमिलर रिजल्ट देंगे। नंबर नेक्स्ट, वैलिडिटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी रिसर्च की, कि आपकी रिसर्च कितनी वैलिड है। वैलिडिटी इज द मेजर ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रिसर्च, कि आपकी रिसर्च कितनी एप्लीकेबल है, तो वो उसको हम बोलते हैं कि वैलिड है ये कि नहीं है। इफ इट रेफर द
suitability and efficiency of the research instrument or procedure regarding the research problem. It measures the accuracy of an instrument in measuring the problem. It is a measurement of the applicability of the research. Validity is the basis of deciding whether research conclusion, assumption, or proposition is true or false. The validity of research is maintained by defining the concept as clearly as possible. क्या होती है वैलिडिटी? वैलिडिटी वो होती है कि जो आपका टूल है, जो आपका मेजरमेंट का तरीका है, वो इतना वैलिड है कि वो कहीं पे भी आप इस्तेमाल करें तो वो सेम रिजल्ट आता है। यानी वो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक हाइट आपने अगर नापनी तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? मेजरिंग टेप इस्तेमाल करेंगे। तो किसी की भी हाइट इस्तेमाल करने के लिए वो टूल जो है वो वैलिड है और रिलायबल इस तरह है कि जब भी उसको यूज करेंगे आपको एक्यूरेट रिजल्ट। तो इसी तरीके से जो आप अपने रिसर्च पे जो आप टूल इस्तेमाल करें, जो आप क्वेश्चनियर इस्तेमाल करें या आप ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल करें, तो आपका वो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इतना वैलिड हो कि उसी पर्पस के लिए कहीं और जगह पे आप इस्तेमाल करें तो वही रिजल्ट आपको। Accuracy. Research is called accurate if the process of research, instrument and tools are related to each other. यानी accuracy क्या होती है कि जब आपका रिसर्च का प्रोसेस जो है वो एक्यूरेट, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं एंड टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या मतलब है कि आप कौन सा डेटा कलेक्शन टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सैंपल कौन सा ले रहे हैं, मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन सा आप टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तमाम एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो। यानी अगर आपने ह्यूमन बिहेवियर को चेक करना है तो उसके लिए, या एटीट्यूड को देखना है तो एटीट्यूड स्केल हो, किसका हो? तो वो जितने भी एटीट्यूड स्केल है या जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं रिसर्च का, वो आपस में इंटर रिलेटेड हो, उसमें रिलेशनशिप हो। अगर नहीं है, आप एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन उसको चेक कर रहे हैं, लेकिन आप टूल कोई और इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, या स्टूडेंट के बजाय आप टीचरों पे कर रहे हैं या किसी और पॉपुलेशन पे कर रहे हैं, तो वो इंटर रिलेटेड नहीं होता, वो रिलेट नहीं करते एक दूसरे के साथ। तो इस तरह आपकी जो एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट है, जो रिसर्च की एक्यूरेसी है, वो डिटरमिन नहीं होगी, वो फॉल्स होगी। It's check to see that the research tools are being selected appropriately, जिसमें सबसे पहले कहा कि इसको ये देखा जाए कि आपका जो रिसर्च टूल है उसको appropriately आपने select किया है कि नहीं। For example, if research is carried out on the mental patient, the use of observation would be appropriate to collect data, because in the case of the questionnaire or interview, they may not be able to answer or many answer incorrectly, आप में आंसर इनकरेक्टली। अगर आपने किसी भी पेशेंट की मेंटल हालत को चेक करना है तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन जरूरी है ना। इतनी है कि आप कहीं वो उसको टेस्ट दे देंगे या क्वेश्चनियर दे देंगे, वो कैसे वो उसको फील करेंगे? ये आप किसी को भी कहें कि भाई आपकी दिमागी सलाहियत या आपकी दिमागी कंडीशन कैसी है, तो आपको कहेगा कि मैं, आप पागल भी आपको नहीं कहेगा कि मैं पागल हूँ या मुझे समझ नहीं आती। तो इसलिए आप कोई टेस्ट भी उसको नहीं दे सकते, या आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो किसी क्वेश्चनियर या इंटरव्यू के जरिए नहीं हो सकता, ऑब्जर्वेशन के जरिए जरूर हो सकता है कि आप ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस किस्म का बिहेव कर रहा है, क्या उसकी रूटीन है। तो जो अप्रोप्रिएट टूल ऑफ डेटा कलेक्शन है वो ऑब्जर्वेशन है, न कि इंटरव्यू या क्वेश्चनियर। ठीक है जी। तो ये credibility of sources. Credibility means that the research data should be taken from trustworthy sources. Authentic sources के जरिए आप अपने जो रिसर्च का डेटा है उसको लें. Although the use of secondary data in research allows the researcher to complete the research within the time frame, he loses credibility as the secondary data are usually manipulated, and hence relying extensively on it can lead to erroneous and faulty on it can research conclusion. क्या मतलब है कि जो आपकी
रिसर्च डाटा है वो ट्रस्टवर्दी सोर्सेज से आप कलेक्ट करें, क्योंकि सेकेंडरी डाटा भी हम यूज करते हैं रिसर्च में। सेकेंडरी डाटा भी जिसमें बुक्स, पीरियोडिकल, दूसरी रिसर्च है उसको हम देख रहे हैं, उसको भी देख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन आप अगर एक्सटेंसिवली कंप्लीटली सेकेंडरी डाटा पे आप रिलाई करते हैं तो वो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है रिसर्च की उसको क्वेश्चन कर लेगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी डाटा जो है मैनिपुलेट हो सकती है। आप बहुत से आप ऐसे रिसर्च देखेंगे वो बिल्कुल इंटायरली सेकेंडरी डाटा पे ही मुनहसर है। पीएचडी में आपको बताता हूँ कि पीएचडी में भी इस किस्म की चीजें हैं कि यहाँ से डेटा लिया, ये डेटा लिया, कोई प्राइमरी डेटा उसमें नहीं है। तो सेकेंडरी डाटा वो जो हम उसको कहते हैं कि कंपाइलेशन कंपाइलेशन ऑफ द डेटा जो होते हैं या इंफॉर्मेशन, उसके जरिए आप एक रिसर्च करते हैं। जो कि अलाउ है कुछ, क्योंकि हम जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा से लेते हैं, लेकिन उसमें भी ट्रस्टवर्दी और रिलायबल रिसोर्सेज या सोर्सेज हों उसका जिक्र होता है, ना कि ऐसा डेटा जिसकी आपको जरूरत नहीं होती। बहुत सी आपने रिसर्च स्टडीज में आप आगे भी देखेंगे जब आप पढ़ेंगे इन चीजों को, कि जो लिटरेचर या सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे हैं वो इतना मैनिपुलेटेड होता है, इतना वास्ट होता है, इतना एक्सेसिव होता है कि आपको समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं। पर जो भी रिलेटेड चीज है उस टॉपिक के बारे में वो उसमें डाल देते हैं। वो 70-80 पेजेस उसको ले जाते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से हम अगर इस किस्म के सेकेंडरी डाटा को लेंगे तो वो आपकी जो कंक्लूजन है उसको फॉल्टी करा, वो फॉल्टी होगी। A researcher should try to use primary data as much as possible. जैसे मैंने कहा कि आपको प्राइमरी डाटा बहुत ज्यादा यूज करनी चाहिए। प्राइमरी डाटा ये है कि वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, आप जो करना चाह रहे हैं, आपने टेस्ट दिया, आपने इंटरव्यू करना है, आपने क्वेश्चनियर दिया, आपने सर्वे कर रहे हैं, तो वो आपकी चीज हो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स हो, हाइपोथेसिस आपके हों या रिसर्च क्वेश्चन है, टूल आपने डेवलप किया हो, डेटा आपने कलेक्ट किया, उसको एनालिसिस आपका हो और उस एनालिसिस की बुनियाद पे आपने कंक्लूजन और फाइंडिंग दी हो, तो वो प्राइमरी डाटा आप ज्यादा। इफ प्राइमरी डाटा इज नॉट अवेलेबल देन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सेकेंडरी डाटा कैन बी यूज। बहुत सी जगह पे आपको फिर प्राइमरी डाटा नहीं मिलता, कुछ आप ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसमें आप फिर सेकेंडरी डाटा का यूज कर लेते हैं। But conducting research completely based on secondary data can harm the credibility of the research. पहले कहा कि कंप्लीटली आप सेकेंडरी डाटा पे रिलाई कर रहे हैं, बेस कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि आपकी जो रिसर्च है उसको हार्म करेगी और इसकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करेगी। जर्नलाइजेबल रिसर्च, जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं, कुछ स्पेसिफिक रिसर्च होती है जिसको आप जर्नलाइज नहीं कर सकते, और कुछ ऐसी रिसर्च होती है जो आपको उस एरिया में आप जर्नलाइज कर रहे हैं। जैसे कि आमतौर पे आप ये गैलप वगैरह के सर्वे देखे होते हैं जो कि ये करते हैं, ये 2,500-3,000-4,000 लोगों पे करते हैं, लेकिन इसको जर्नलाइज कर लेते हैं कि पूरा जो पॉपुलेशन है वो इस तरह सोचती है। तो इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि जब आपकी रिजल्ट है उसको जर्नलाइजेबल हो, आपकी रिसर्च में जो आपका एरिया है उसमें वो जर्नलाइज कर सकते हैं कि भाई ये पोर्शन मैंने लिया, जो जितने भी एथिक्स हैं रिसर्च के, जो भी प्रोसेस है रिसर्च का, जो कि टेक्निकल और सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा का है, वो तमाम आपने किए हो, तो आप उस पॉपुलेशन में जो आपकी पॉपुलेशन है, स्पेसिफिक पॉपुलेशन जिसके लिए आप कर रहे हैं, जिससे आपने सैंपल लिया, उसमें आप इसको जर्नलाइज कर सकते हैं। द डिग्री टू विच द रिजल्ट ऑफ रिसर्च can be applied to a bigger population is called generalizability. While carrying out research, the researcher select a small sample from a target population. Hence, the sample and the research findings represent the target population. If the research result can be applied to other samples from a similar population, then the research finding can be considered generalized. अगर यही रिजल्ट आप किसी और पे इंप्लीमेंट कर, यानी जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें आपने एक स्मॉल पोर्शन दिया है सैंपल के तौर पे, विच रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन, तो वो जो आपका सैंपल, आपने एक्यूरेट सैंपल, जो सैंपलिंग टेक्निक्स है, जो मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल है उसके जरिए किया हुआ है, तो आप अपने रिजल्ट को तमाम पॉपुलेशन पे जर्नलाइज कर सकते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है मेरी 1,00,000, 2,00,000
पॉपुलेशन से जिसमें मैंने ये सैंपल लिया था, इस का रिजल्ट जो है उसी तमाम पे हम जर्नलाइज कर सकते हैं। जो ये रिजल्ट मेरा कह रहा है, तो ये सारी पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिसर्च। नेचर क्या है? रिसर्च कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट। सिस्टमेटिक एक्टिविटी है रिसर्च की एक नेचर, जैसे मैंने अपने डेफिनेशन में कहा था कि ये सिस्टमेटिक है। ये सिस्टमेटिक एक्टिविटी, इसमें एक सिस्टम के तहत आपने आगे चलना होता है, इधर उधर नहीं चलना, बगैर सिस्टम के कोई चीज आप नहीं कर सकते। द रिसर्च फॉलो a systematic procedure to analyze a research problem in a better way. Research cannot be conducted in the head. आप ये नहीं कह सकते भाई इतना ये डेटा लिया, ये लिया, वो लिया है, फेजर्टली आपने डेटा कलेक्शन कर लिया या जो प्रोसेस कर लिया, तो वो जो है अगर सिस्टमेटिकली नहीं है तो आपकी रिजल्ट, आपकी रिसर्च वो जो है एक अच्छी रिसर्च नहीं, एथेंटिक रिसर्च उसको नहीं माना जाएगा। A researcher can come to a step only when the previous one is complete. एक स्टेप आप कंप्लीट करेंगे तो दूसरे, ये लेडर की तरह है, जैसे आप सीढ़ी पे चढ़, ऐसा नहीं करते कि आप आखिरी सीढ़ी पे चढ़ गया और रिजल्ट दे रहे, नहीं, आपने स्टेप वाइज सिस्टमेटिकली एक लेडर, दूसरा, दूसरा, तीसरा स्टेप, ऐसे आगे ऊपर चलना है। जब एक कंप्लीट कर लेंगे तो दूसरा फेज में आप लॉजिकल प्रोसेस। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च इज लॉजिक। मैंने जब पहले ही कहा था कि लॉजिकली इसमें एक लॉजिक हो कि भाई क्या आप करते हैं, क्या लॉजिक है आपका, क्यों करना चाहते हैं। ऑल द assumptions एंड एनालिसिस अंडरटेकन आर बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक। क्यों किया, वो क्यों का जवाब जो है कैसे किया और क्यों किया, ये जो है ये आपकी लॉजिक है। और क्या जरूरत थी, हाँ, तो उसमें जब मैं हमेशा कहता हूँ कि 5 W's और 1 H, के व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, तो ये तमाम जो इसके रिजल्ट और इसका जवाब जो देना होता है वो हमने रिसर्च में, तो ये लॉजिकल प्रोसेस। रिसर्च इज अ साइंटिफिक, सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग प्रॉब्लम। साइंटिफिक एक पूरे तरीका है, इसका तरीकाकार है, सिस्टम है, और प्लान इन्वेस्टिगेट, आप प्लान करते हैं कि मैंने इस पे रिसर्च करनी है, आप अपने सिनेप्सिस को डेवलप करते हैं, उसमें आप प्लान देते हैं कि मेरा ये प्लान, वो फ्यूचर प्लान होता है जो उसको आप इस तरह लेके जाएंगे। तो ये जो है आपके जितनी भी लॉजिकल प्रोसेस है वो इस तरह कंप्लीट। अल्टरनेटिव प्रोसेस, अल्टरनेटिव क्या कहते हैं कि अगेन एंड अगेन का रिसर्च इज अल्टरनेटिव, yani doing something again and again process. Sometimes it becomes necessary for the researcher to review the work of earlier stages, which makes it cyclic in nature. देखिए, जब हम आपको कहते हैं कि रिसर्च में लिटरेचर स्टडी हो रही, जब भी अभी मैंने जो आपके सीनियर लोग हैं उनको जो रिसर्च टॉपिक दिया उस पर उनमें कहा है कि इसको लिटरेचर रिव्यू करो, उस पर देखो कि पहले क्या काम हो चुका है, कितना काम हो चुका है, कैसे काम हो चुका है, कौन सा प्रोसेस उन्होंने यूज किया है। तो ये जो है ये साइक्लिक इन नेचर है कि आप उसको रिपीटेडली कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन कर रहे हैं, कि मेरे काम को आप दोबारा रेफर कर रहे हैं, आपके काम को और कोई रेफर पड़ेगा, अगेन अगेन अगेन, और ये एक साइक्लिक इन नेचर होगा, एक साइकिल की तरह इसको चलाएंगे। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव इन नेचर। Often it becomes harder for the research to find out the starting and ending. ये आगे मैं इसमें जो आगे लेक्चर है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम में, तो उसमें भी मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये हार्ड है, कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। ये भी कभी कभी रिसर्च के लिए बड़ा हार्ड हो जाता है, बल्कि ऑफनली ये ऑफन अक्सर तौर पे ये कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूं, क्या चीज पहले लिखूं, कब मेरा एंड पॉइंट होगा, तो ये क्वेश्चन हमेशा आपके जहन में आते रहते हैं और टेस्ट होते हैं। बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस, रिसर्च स्टडीज आर एम्पेरिकल यानी ऑब्जर्व्ड है, बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस यानी जो ऑब्जर्वेशन है उस पे ये बेस करती है। सो every step in the research is carried out using various scientific tools and techniques. जब आप इसको कहते हैं कि ऑब्जर्व्ड है, एम्पेरिकल इन नेचर है, तो एम्पेरिकल का मतलब ये है कि जो भी स्टेप आप रिसर्च में ले रहे हैं वो साइंटिफिक टूल्स और टेक्निक के मुताबिक हो,
आप यूज करेंगे वो साइंटिफिक टूल्स और वो टेक्निक जो कि अप्रूव्ड टेक्निक्स है उसको यूज करें। Every step in the research is checked for accuracy and is based on observable experiences or empirical evidence. Therefore, quantitative research is easier to validate than qualitative research, which is more conceptual in nature. जब भी आप कोई स्टेप ले रहे हैं तो हर स्टेप रिसर्च में जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए और बेस्ड होना चाहिए ऑब्जर्वेबल यानी एम्पेरिकल एविडेंस। एम्पेरिकल एविडेंस का मतलब है कि वो पहले से ऑब्जर्व है, जो हम आपको कहते हैं ना कि लिटरेचर रिव्यू, तो वो पहले किसी ने उसको ऑब्जर्व किया हुआ है, तो उस पे आपका जो रिसर्च है एक्यूरेसी है वो बेस करती है। इसलिए हम कहते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च वो जो है वो इजियर है टू वैलिडेट, कि आप उस जो आपके एनालिसिस है चूंकि वो न्यूमेरिकल डेटा में आ जाती है, तो वो डेटा जो है वो उसको वैलिडेट करना इजियर है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि वो कंसेप्चुअल इन नेचर होती है, उसमें बड़ा कंसेप्चुअल चीज होती है, उसमें जो आपका डेटा कलेक्शन है, जो आपकी बाउंड्री है वो बड़ी होती है। क्वांटिटेटिव में आपकी बाउंड्री जो है वो क्लोज होती है, वो कम होती है। आपने कुछ नंबर्स ले लिए, कुछ डेटा ले लिया, कुछ क्वेश्चनियर के जरिए, कुछ सर्वे के जरिए उसके जवाब आ गए, उसको आपने एनालाइज कर लिया और आपका रिजल्ट आ गया, तो वो आप उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू में क्वालिटेटिव डेटा में जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं, क्लोज फॉर्म हो या आप ओपन फॉर्म कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर हैं आप, तो वो अब पार्टिसिपेंट में भी आप पैसिव हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट है, क्या है, तो उनको कवर करना, क्योंकि कंसेप्चुअल इन नेचर है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें आएंगी, तो उनको वैलिडेट करना, उनको ऑब्जर्व करना वो जरा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव। कंट्रोल्ड इन नेचर रिसर्च जो है ये कंट्रोल्ड इन नेचर है, क्या है कि आपके कंट्रोल में होती है चीज। द रिसर्चर्स ऑफन कंट्रोल द इफेक्ट्स ऑफ वेरिएबल बाय अलाउइंग only some variable to vary so that their effect can be tested. सोशल साइंस में जरा मुश्किल होता है कि आप एक्सटर्नल वेरिएबल को या दूसरे ऐसे इंटरवीनिंग वेरिएबल जो होते हैं जो आपके डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो मुश्किल होता है उनको कंट्रोल करना एज कंपेयर टू साइंटिफिक रिसर्च में। जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसमें आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसमें टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसमें जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बल्कि ऑन द अदर हैंड इन सोशल रिसर्च ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप, क्योंकि आप अगर बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और एक जगह पे आप स्पोर्ट्स की वो बच्चा परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, दूसरी जगह सही नहीं दे रहा, वही एथलीट एक जगह पे अच्छी परफॉर्मेंस देगा और दूसरी जगह पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देगा। अब यहाँ पे जो आपके इंटरवीनिंग या एक्सपीरियंस वेरिएबल हैं वो कंट्रोलेबल नहीं, जैसे एनवायरनमेंट है, वेदर है, ठीक है, टाइमिंग है, टाइमिंग ऑफ द कंपटीशन है, ये तमाम जो चीजें हैं ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ये तमाम कंट्रोल हो जाए, एक ऐसा इन्वायरमेंट इंडोर है कि वो उसकी जो वेदर है वो भी कंट्रोल्ड है, जो लाइट है वो भी कंट्रोल है, एयर है वो भी कंट्रोल है और टाइम है वो भी कंट्रोल है, तो ये मुमकिन हो नहीं सकता। इस तरह हम कहते हैं कि सोशल रिसर्च में जो है वो आपकी जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं आपके डेटा को। इसलिए हम उसको कहते हैं कि एज मच एज पॉसिबल आप अपने एक्सपीरियंस इंटरवीनिंग वेरिएबल को कंट्रोल करें। Hence, in research, it is very essential to control the variable care. बहुत जरूरी है, ताकि अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, आपको सिमिलर रिजल्ट चाहिए, तो ये वेरिएबल। थैंक यू फॉर दिस, बहुत शुक्रिया।